वालेकुम अस्सलाम। कैसे आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल हमने करिकुलम मॉडल्स को डिस्कस किया था। इसमें टेलर मॉडल की बात हुई थी कि ये जो मॉडल जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है। फिर हमने इंडक्टिव अप्रोच की बात की थी, जो कि टाबा का मॉडल है, जो कि हमारे यहाँ भी यूज़ किया गया है एसएनसी में, सिंगल नेशनल करिकुलम में। इंडक्टिव अप्रोच है, ग्रास रूट अप्रोच है। इंडक्टिव या ग्रास रूट अप्रोच इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो मॉडल है ये स्टार्ट होता है बच्चे की नीड से। इसमें पहला फोकस जो है वो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है। और टाबा के नज़दीक कि ये जो करिकुलम है ये टीचर्स को डिज़ाइन करना चाहिए, बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, टीचर बेस्ट कर सकता है। और फिर जो है वो उस की नीड की बेस पे वो क्या करें, एक्टिविटी सेंटर्ड या जो चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, करिकुलम डिज़ाइन करें। बहरहाल ये हमने कल इसके स्टेप्स डिस्कस किए थे, 7 इसके स्टेप्स होते हैं। इसके बाद आता है साइक्लिकल मॉडल व्हीलर का। जो व्हीलर ने मॉडल दिया था, इसके नाम और व्हीलर, ये साइकिल या व्हील, वैसे हमारे यहाँ जो है वो ये टर्म यूज़ होती हैं दोनों। तो साइक्लिकल यानी सर्कुलर टाइप। अब साइक्लिकल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया डी के व्हीलर ने। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। मॉडल हमने बात की थी कि फॉर्मेट या पैटर्न है किस चीज़ का, जो करिकुलम के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में अरेंज करने का। करिकुलम को हमने डिज़ाइन कैसे करना है, उसके लिए हम करिकुलम के कंपोनेंट्स को एक तरतीब या सीक्वेंस देते हैं, इसको मॉडल कहते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरे नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरे नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स। चौथे नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एंड पाँचवें नंबर पे इवेलुएशन है। अब इसमें पहले नंबर पे एम्स, गोल्स आ गए। दूसरे नंबर पे बात की गई है लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। तीसरे नंबर पे है कंटेंट्स की। और चौथे नंबर पे दूसरा और तीसरा पॉइंट, इन दोनों को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करना, यानी किस मेथड के लिए, किस कंटेंट के लिए कौन सा मेथड जो है वो मौजू होगा, मुनासिब होगा। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये चौथा पॉइंट है। देन इवेलुएशन है। ऑब्जेक्टिव्स और इवेलुएशन ये हर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। बाकी कहीं पे आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट अलग अलग मिलेंगे। जैसे टाबा के मॉडल की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि आप पहले कंटेंट सेलेक्ट करें, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करें, फिर आप लर्निंग यानी टीचिंग मेथड सेलेक्ट करें, देन उसको ऑर्गेनाइज़ करें। जबकि व्हीलर कहते हैं कि नहीं, आप जो है वो कंटेंट को बाद में सेलेक्ट करें, पहले लर्निंग एक्सपीरियंस करें, फिर कंटेंट को, और फिर इनको एक ही स्टेप में वो कहता है कि आपस में ऑर्गेनाइज़ करें, लिंक करें। देन इवेलुएशन है। तो ये 5 जो है वो कंपोनेंट हैं किसके, साइक्लिकल मॉडल के। अब साइक्लिकल मॉडल और लीनियर, पहले जो मॉडल हैं वो लीनियर हैं, ये साइक्लिकल है। डिफरेंस क्या होता है? लीनियर मॉडल कहते हैं एक स्ट्रेट फारवर्ड, यानी वो रास्ता सीधा होता है जिसमें कोई मोड़ ना होता, यानी अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें, दोबारा उसी नुक्ते पे आ जाएं, उसको हम सर्कुलर चीज़ कहते हैं। चाहे वो रास्ता है, चाहे वो कोई फॉर्मेट है, कोई डिज़ाइन है, कोई मॉडल है। तो साइक्लिकल मॉडल में जब हम एवेलुएशन पे आते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। अगेन हम उस सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो साइक्लिकल मॉडल में रिवीजन होती रहती है किस चीज़ की, मॉडल की, या डेवलपमेंट प्रोसेस में, करिकुलम डेवलपमेंट में रेपिटेशन होती रहती है। हम रिवाइज करते रहते हैं चीज़ों को एवेलुएशन के बाद। लीनियर मॉडल स्ट्रेट मॉडल होता है, ठीक है भाई। ये इनमें डिफरेंस होता है कि जो साइक्लिकल मॉडल है इसमें हम एवेलुएशन के बाद जज करते हैं कि हमारा प्रोग्राम इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इफ़ेक्टिव है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कहाँ पे तब्दीली रिक्वायर है। फिर हम उसके एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, और बाकी सारे स्टेप्स को भी सेम इसी पैटर्न पे हम जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये 1967 में मॉडल आया था। इसके बाद एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर। उस टर्म का नाम था सिचुएशनल एनालिसिस। अब सिचुएशनल एनालिसिस किसको कहते हैं? सिचुएशन कहते हैं किसी इन्वायरमेंट को, और एनालिसिस इवेलुएशन को कहते हैं हम। तो सिचुएशनल एनालिसिस से क्या मुराद है? करिकुलम डेवलपमेंट में सिचुएशनल एनालिसिस से मुराद ये है कि आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट में, या जिस सिचुएशन के लिए
जिस इलाके एरिया नेशन के लिए आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी नीड्स को, डिमांड्स को, प्रॉब्लम्स को, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, उनको पहले चेक करें। सोशल इकोनॉमिकल जो डिमांड्स हैं उनको पहले आप चेक करें। आफ्टर असेसमेंट, आफ्टर एनालिसिस आप क्या करें, करिकुलम को सिलेक्ट करें, ठीक है, करिकुलम को डिज़ाइन करें। ये होती है सिचुएशनल एनालिसिस। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन बिफोर द करिकुलम डेवलपमेंट, यानी आप क्या करते हैं, करिकुलम को डेवलप करने से पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा सिचुएशनल एनालिसिस कहलाता है। आड्रे एंड हार्वर्ड निकल्स, इन्होंने ये दिया था, सबसे पहले प्लान दिया था सिचुएशनल एनालिसिस का। तो निकल्स का मॉडल भी है, अगली स्लाइड में हम जाके देखेंगे। आड्रे निकल्स एंड हार्वर्ड निकल्स, ये दो जो है इन्होंने इस पे काम किया था। करिकुलम अ प्रैक्टिकल गाइड, इस बुक के अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया था सिचुएशनल एनालिसिस का। देन इन्होंने अपना एक मॉडल दिया है। ये भी जो इनका मॉडल है ये भी बेसिकली साइक्लिकल मॉडल ही है, यानी साइक्लिकल मॉडल के पैटर्न पे, साइक्लिकल मॉडल में ही ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब इसमें एक नई चीज़ आएगी, वो क्या है, सिचुएशनल एनालिसिस है। यानी आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ना सेट कर लें, ठीक है, बंद कमरों में बैठ के नहीं, आप सिचुएशन को एनालाइज करें। अब यहाँ पे जब हम सिचुएशनल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद होगा कि हम बच्चे की नीड इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं या सिर्फ हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं? जी, कोई बताना चाहे। इसमें सिचुएशनल एनालिसिस से क्या हम अपने चाइल्ड को भी फोकस करेंगे इस सिचुएशनल एनालिसिस में? जी, सर हमारा बेसिक पॉइंट ही हमारा बच्चा है, उसको ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल आपने समझा नहीं शायद। जी सर, सिचुएशन एनालिसिस में बच्चे की चाइल्ड नीड देखी गई। जी, मेरा सवाल ये था कि सिचुएशनल एनालिसिस मॉडल में हम सिर्फ बच्चे को फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट को फोकस करेंगे, जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, या दोनों को? क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, करना क्या चाहिए वैसे? सर दोनों को देखी जाएगी। दोनों को देखेंगे। जी, किसी और की इनपुट? आवाज़ पहुंच रही है मेरी? जी सर, आ रही है, इस तरह आवाज़ आ रही है। जी, सिचुएशनल एनालिसिस में हम बात कर रहे थे, सवाल मेरा था कि क्या हम सिर्फ बच्चे को फोकस करेंगे या सिर्फ इन्वायरमेंट को, या दोनों को? जी, दोनों को ही करेंगे। जी, इसमें हम सिचुएशनल एनालिसिस में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देन हम ये देखेंगे कि हमारा जो टीचर है उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, हमारे जो स्कूल के टारगेट्स हैं वो क्या थे, स्कूल के टारगेट्स किस तरह के हैं, हमारा जो बच्चा है, लर्नर है, उसका पोटेंशियल क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर। तो ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी निकल्स, आड्रे, हार्वर्ड, और आड्रे निकल्स एंड हार्वर्ड निकल्स ने। इसके 5 कंपोनेंट हैं, जिसमें एक नई चीज़ यहाँ पे शामिल हुई है, सिचुएशनल एनालिसिस। उस एनालिसिस की बेस पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बेस पे कंटेंट, कंटेंट की बेस पे टीचिंग मेथड, एंड देन इवैल्यूएशन। ये भी एक साइक्लिकल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, व्हीलर की तरह। जैसे व्हीलर का साइक्लिकल मॉडल है, ये यहाँ पे मौजूद है, इसका ये साइकिल में, इसको अगले पेज पे ले आता हूँ। ये भी साइक्लिकल मॉडल ही है, जैसे कि व्हीलर का मॉडल था, डीके व्हीलर का मॉडल जो साइक्लिकल मॉडल है। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, साइक्लिकल प्रोसेस है, रेपिटेशन इसमें भी होगी। सिचुएशनल एनालिसिस मॉडल फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता। लीनियर मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, थोड़ा रिजिड होता है। ये रेलिवेंट होता है और कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस से मुराद ये है जो चेंज होता रहता है। एक्टिविटी बेस्ड होता है
और इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहती है इस करिकुलम के अंदर सिचुएशनल एनालिसिस में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही सिचुएशन को एनालाइज करना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज तो नहीं हो गई, अगर हो गई हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। देन लास्ट मॉडल, बल्कि इसके बाद शायद एक और है, हाँ जी, एक मॉडल हम पढ़ेंगे JF कर का मॉडल। कर के ने 1968 में मॉडल दिया था करिकुलम मॉडल। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेलुएशन। तो इसके 4 ये कंपोनेंट अगर आपसे इम्तिहान में पूछा जाए तो इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं कर मॉडल के। लास्ट मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे मेरे हिसाब से, टेलर मॉडल और टाबा मॉडल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। लास्ट करिकुलम मॉडल है स्टेज बेस या फ्लो चार्ट मॉडल। अब इसमें जो लाटन ने मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, तो उसने कहा कि हमारा करिकुलम डिफरेंट स्टेज बेस होना चाहिए। आप पहले एक स्टेज देखें, फिर अगली स्टेज पे जाएं, फिर अगली पे, फिर अगली पे। आप जो है वो यकमुश्त सारी चीज़ें इकट्ठी ना शामिल कर दें अपने करिकुलम के अंदर। तो इसने कहा कि एम्स, नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज़, यानी फ़िलोसफिकल पॉइंट, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि फ़िलासफ़ी एड्रेस करती है किस चीज़ को, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में फ़िलासफ़ी किस चीज़ को एड्रेस करती है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। तो एम्स, नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज़, फ़िलासफ़ी की 3 मेजर ब्रांचेज़ हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड ओंटोलॉजी। तो ये नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज़ वो हैं। और वैसे हमने पता है कि हमने पढ़ा था फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का जो की रोल है वो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ एजुकेशन है। फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ भी इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये सेट करना, तो स्टेज बेस में लाटन ने क्या किया, सबसे पहले उसने कहा कि जो फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल होने चाहिए। देन दूसरा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी सोसाइटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कंटेंट हमारे उसके अंदर शामिल होने चाहिए करिकुलम के। देन है सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम कल्चर, हमारी सोसाइटी को किन चीज़ों की कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो 3rd नंबर पे है। सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम कल्चर, हमें अपने कल्चर को भी फ़रोग़ देना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम दूसरा है। और 3रे नंबर पे अपने कल्चर को प्रमोट करना, फ़रोग़ देना, ये 4था पॉइंट। और 3रा पॉइंट है 4थे नंबर पर उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यहाँ पे बच्चे को 4थे नंबर पे रखा जा रहा है कि बच्चे के लर्नर की नीड, इंटरेस्ट, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज़, पेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए किस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को हमें प्रोवाइड करना है, ये साइकोलॉजी। और लास्ट वन है एवेलुएशन। एवेलुएशन हर करिकुलम मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट की जो है वो क्या होगा, लास्ट वन कंपोनेंट होगा। तो ये लाटन मॉडल है। इन्होंने कल्चरल मॉडल भी दिया था, इसको आप छोड़ दें। तो ये हमने मॉडल पढ़ लिए करिकुलम के, ये डिफरेंट मॉडल हैं। आपको मेरे हिसाब से टाबा, कर और टेलर मॉडल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब करिकुलम चेंज किसको कहते हैं? करिकुलम चेंज, अडाप्टेशन, अलाइनमेंट, कोहेरेंस, यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक अडाप्टेशन और चेंज, बाकी चीज़ों को छोड़ दें आप इंटरव्यू के लिए। करिकुलम चेंज किसको कहते हैं? करिकुलम चेंज एक चीज़ आपके पास मौजूद है, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम करिकुलम चेंज कहते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, आप एक करिकुलम पढ़ा रहे हैं, आपका करिकुलम इम्प्लीमेंटेड स्टेज पे है, अब आप उसमें चाहते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ की जाएं। आज मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक पेज उसका फ़ोटो बना के शेयर किया है। और वो कल जब मैं आपको ये डेफिनेशंस पढ़ा रहा था तो मैंने वर्बली तो आप लोगों को बताया, लेकिन जहाँ मैं उन डेफिनेशंस जो यहाँ पे लिखी हुई थी मैं ख़ुद उनसे सेटिस्फाई नहीं था कि आप लोगों को अगर डेफिनेशन पूछी जाए इम्तिहान में और आप लोगों को बतानी पड़ जाए ये, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। ये जो 3 डेफिनेशन थी ये वाली जी, जनरल, स्पेसिफिक और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, ये सारी मैंने वर्बली आपको बताया था कल। तो वही चीज़ें फिर मैंने बाद में लिख ली और आपको आज भेज दिया। ये मॉडिफिकेशन है, ये चेंज है, जो पहले से चीज़ मौजूद थी उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह हमारे करिकुलम के अंदर जब कोई चीज़ एक एग्जिस्टिंग चल रही होती है, हम चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है या ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, अपने उस करिकुलम को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन उसके अंदर ले आते हैं, इसको करिकुलम चेंज कहते हैं। मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम टू इम्प्रूव और अडॉप्ट इट टू न्यू सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज़ इज़ कॉल्ड करिकुलम चेंज। इसके 5 स्टेप्स होते हैं,
सबसे पहले अवेयरनेस है, क्यों हम चेंज करना चाह रहे हैं, वजह क्या है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो रहे हों, हो सकता है कि वो जो कंटेंट उसमें शामिल किया गया है रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स ना हो, ठीक है। हो सकता है जो टीचिंग मेथडोलॉजी उसके लिए सजेस्ट की गई अप्रोप्रिएट ना हो सकता है असेसमेंट इवैल्यूएशन उसकी सही तरह से नहीं हो पा रही, मुमकिन है। तो यानी वो जो 4 कंपोनेंट हैं उनकी बेस पे मैंने बात की है करिकुलम के, ऑब्जेक्टिव की बेस पे, कंटेंट की बेस पे, टीचिंग मेथडोलॉजी और इवैल्यूएशन की बेस। अब अवेयरनेस हो गई, पता चल गया कि भाई ये वजह है, देन इंटरेस्ट। अब इसकी जगह नया एरिया कौन सा हमने लेकर आना है, ठीक है। अब नया एरिया आ जाएगा, फ़र्ज़ करें एक चीज़ ख़त्म ही हुई, उसको निकालना है, दूसरी लेकर आनी है, फिर उसको एवेलुएट किया जाएगा कि क्या ये ठीक है, वैलिड रिलायबल है। अगर वो ठीक है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हमें लगेगा ठीक है एवेलुएट, उसको ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे ट्रायल में वो कामयाब हो जाती है, यानी किसी जैसे हम पायलट टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, देन हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्ट कहते हैं किसी चीज़ को इस्तेमाल में ले आना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, एक सिस्टम के अंदर शामिल कर लेना, इसको अडाप्टेशन कहते हैं। अब चेंज की बात हमने कर ली है, बाकी अवेयरनेस, इंटरेस्ट और सिंपल टर्म्स हैं। अडाप्टेशन की डेफिनेशन है प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल द लर्नर्स। सिंपली आप इसमें एक ही वर्ड है, बाकी तो ऐसे ही है। एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, एक करिकुलम आपके पास आ चुका है, आपने उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, शामिल करना है, इंक्लूड करना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। ये क्या कहलाता है, करिकुलम अडॉप्टेशन। करिकुलम चेंज और अडॉप्टेशन में क्या डिफरेंस हुआ, चेंज से मुराद हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई चीज़ शामिल करनी है, इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करना है, ये मॉडिफिकेशन होती है। और अडॉप्टेशन क्या है, जब हमने उसको मॉडिफाई कर लिया है तो हमने उसको क्या करना है, इस्तेमाल में लेकर आना है, एडजस्ट करना है। जी नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सिंपल, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, ये जो हमने बात की है ना कि करिकुलम इसकी डिज़ाइन करने की, उसके जो मॉडल हैं, इवैल्यूएशन हमने पहले पढ़ चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात हमने कर ली है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, ये इस जगह पे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड करिकुलम मुझे याद है मैंने कहीं, हाँ ये पढ़ा है। इम्प्लीमेंटेड करिकुलम मैंने बताया था कि जो इंटेंडेड करिकुलम होता है ये हमारे SLOs होते हैं, जनरल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जबकि जो यानी जो अचीव करना चाह रहे होते हैं हम उस करिकुलम से। और इम्प्लीमेंटेड करिकुलम जो स्कूल और क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग हो रही है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है करिकुलम की। एंड देन है अटेन करिकुलम, बच्चे ने जो अचीवमेंट है, बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे ने जो कुछ गेन किया है, वो हमारी अटेनमेंट होती है या अचीवमेंट होती है, या अटेन करिकुलम इसको कहते हैं। इसी तरह हमने बात कर ली इससे पहले जो है करिकुलम के अब डिज़ाइन करने की। डिज़ाइन करने के लिए हमने मॉडल बताए हैं कि ये जो है हमने 6 डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है। अब ये जो 6 डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये इनके फ़ोटोज़ भी आज मैं आपको भेज दूंगा। ये जो नए 2 मैंने ऐड किए हैं, ये वाली स्लाइड मैंने ऐड की है इसके अंदर, ये बुक में और जो प्रीवियस नोट्स हैं उनमें अवेलेबल नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इस सारे प्रोसेस को जिसमें हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या हमने एवेलुएशन की बात की थी कि करिकुलम की एवेलुएशन हम 3 तरह से करते हैं। ये भी कल हमने पढ़ा था, ये इस स्लाइड में आके ये देखें, एवेलुएशन भी हम पढ़ चुके हैं करिकुलम की। तो ये जो सारा प्रोसेस है डिज़ाइन करने का, इम्प्लीमेंट करने का और एवेलुएट करने का, तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बनाना, इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना और इवेलुएट करना, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएशन ऑफ द करिकुलम। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट का पता चल गया, पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं। जी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, बल्कि वो मोबाइल मेरा बाहर पड़ा है, उसमें क्लास कनेक्ट है, मैं बाद में शेयर कर दूँगा। स्कीम ऑफ स्टडी, ये आप देखिएगा एक नज़र, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देखिएगा कि क्या होती है स्कीम ऑफ स्टडी। मैंने आपको पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैं स्कीम ऑफ स्टडी आपको भेजूँगा, बल्कि एक सेकेंड ये मौजूद है, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्कीम ऑफ स्टडी
यस अवेलेबल है, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, डाउनलोड हो रही है। तो आपने एक नज़र देख लेनी है स्कीम ऑफ स्टडी होती क्या। अब स्टेप्स की हम बात करें, ये ओवरऑल स्टेप्स हैं, हर जगह पे यही होते हैं, पाकिस्तान में भी यही स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम पाकिस्तान की, मैं साथ साथ ये जनरल हैं स्टेप्स हैं, मैं पाकिस्तान के भी साथ आपको एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस बेस पे सेलेक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में जो मेजर गाइड या डॉक्यूमेंट होता है वो एजुकेशनल पॉलिसी होती है। उसकी बेस पे जब भी कोई करिकुलम चेंज किया जाता है तो उसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। अब आती है स्कीम ऑफ स्टडी। अब ऑब्जेक्टिव्स बना लिए गए तो फिर ये देखा जाएगा कि किस ग्रेड 1 से लेकर 12 तक ये बात हो रही है, ये याद रखिएगा। ईसी बल्कि आप शामिल कर दें इसमें, ईसी से लेकर ईसीई से लेकर कहाँ तक? ग्रेड 12 12वीं जमात तक ये बात हो रही है करिकुलम डेवलपमेंट की। अब स्कीम ऑफ स्टडी, अब यहाँ पे दूसरा नंबर आ गया स्कीम ऑफ स्टडी का, ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, सेंड हो रही है। अब स्कीम ऑफ स्टडी क्या होती है? ग्रेड ईसी से लेकर 12वीं तक किस जमात में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो जो यानी कितने होंगे, 2 4 5 6, टोटल कितने होंगे? अच्छा टोटल 6 होंगे। तो कौन कौन से होंगे? अच्छा ठीक हो गया, ये 6 होंगे। अच्छा इसमें थ्योरी कितनी होगी, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे? इसका जो दौरानिया है साल में, इसका जो हम बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, वो जो हम बनाते हैं सिलेबस के हिसाब से, शेड्यूल क्या होता है उसको? कैलेंडर। हाँ जी, एकेडमिक कैलेंडर। जो हम तालीमी कैलेंडर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? अच्छा थ्योरी के मार्क्स कितने होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होंगे? अच्छा पेपर कैसा लिया जाएगा इसका? पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस ग्रेड लेवल पे क्या होगा? साल के अंदर इसके पीरियड क्या होंगे? स्कूल के समर और विंटर में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होंगे? तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? स्कीम ऑफ स्टडी से पता चलती हैं। यानी ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये पाकिस्तान में 2006 में पब्लिश हुआ था लास्ट टाइम स्कीम ऑफ स्टडी। अब दोबारा खैर आ चुका है स्कीम ऑफ स्टडी। अब दोबारा भी अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्कीम ऑफ स्टडी बनाई है। ये रिवाइज़ क्यों की है? आपको पता है कि 2018 में एक एक्ट पास हुआ था, नाजरा इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, नाजरा कुरान एक्ट जो है। तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम जो हमारे सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे नाजरा तलीम को लाजमी करार दे। अब ग्रेड 1 से लेकर 12वीं तक नाजरा एक अलग मजमून के तौर पर शामिल किया गया। अलग मजमून का क्या मतलब होता है? यानी ये पढ़ाया भी जाएगा, इसका इम्तिहान भी होगा और फाइनल जो हमारे नंबर मार्क्स होंगे उनमें इसका वेटेज भी होगा, ठीक है। अब नंबर भी ओबियसली बढ़ जाएंगे इसके, मैट्रिक के जो हमारा इम्तिहान होता है उसके, इंटर के, क्योंकि उसमें नाजरा हमने शामिल कर लिया तो नंबर भी 100 नंबर आई थिंक बढ़ जाएंगे। पहले अगर 1000 है तो 1100 हो जाएंगे, 1100 हैं तो उसमें 1200 हो जाएंगे। पहले मुझे कंफर्म नहीं है कि आजकल कितने हैं मैट्रिक में मार्क्स टोटल 9th 10th के। ये होती है स्कीम ऑफ स्टडी। अब स्कीम ऑफ स्टडी भी बन गई, देन हम क्या करते हैं? सिलेबस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जो जो हमने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं किस ग्रेड लेवल में, तो उसके लिए हम हर ग्रेड में जाके, हर ग्रेड के हर सब्जेक्ट में जाके क्या करेंगे? सिलेबस यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड सब टॉपिक्स कि इस ग्रेड लेवल पे ये टॉपिक और सब टॉपिक्स होना चाहिए। ये हमने काम कर लिया। ये कौन करेगा? ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। कल एक सवाल था कि सर टाबा मॉडल जो है वो एसएनसी में यूज़ होता है तो क्या टीचर इसमें शामिल होते हैं? यस, मैंने जवाब दिया था यस। तो ये कौन बनाता है? ये देखें, सिलेबस कौन डिज़ाइन कर रहा है? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन होता है? वो बाहर से आता है, खलाई मखलूक है? नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जितने भी पंजाब के अंदर कायद है ना, कायद आज़म अकेडमीज़ हैं, जिनको पहले DTSC भी थे और कायद भी ऐसे वो थे, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको क्या कहा जाता था, मेरा नाम मेरे जहन से निकल गया है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक थे CTSC, एक थे DTSC और इसी तरह डिविजनल लेवल पे भी थे, पर शायद नाम मेरे जहन में आ जाए। तो आजकल इनको कायद कहा जाता है। ये यहाँ पे 17 ग्रेड के टीचर होते हैं जिनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम कहते हैं। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी ये होते हैं SS। उसके बाद टीचर से क्या मुराद है? टीचर से यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। फ़र्ज़ करें मैं इस्लामियात की किताब का सिलेबस डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इस्लामियात के सब्जेक्ट का SS शामिल होगा। दूसरे नंबर पर टीचर शामिल होगा। टीचर से
मुराद है अब यहाँ पे? 10वीं का टीचर नहीं, मैं तीसरी क्लास का डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस्लामियात का सिलेबस। तो तीसरी यानी प्राइमरी का टीचर होगा इसमें शामिल, और तीसरा कौन होगा? ये दो दो होंगे, ये दो, एक साइकोलॉजिस्ट होगा। अब साइकोलॉजिस्ट क्यों होगा? बच्चे का पोटेंशियल पेस देखने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे का मसाइल क्या हैं। अब आप पहली क्लास का ईसी का सिलेबस देखें, मुझे खुद समझनी पड़ती हैं चीज़ें। मैं चूँकि ट्रेनर रहा हूँ, तो जो ट्रेनर हमें ट्रेनिंग करवाते रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ सेशन उनके ज्वाइन नहीं कर सका, तो मैंने खुद चीज़ें सर्च की थी। मतलब इस लेवल का करिकुलम है हमारा ईसी का। तो बात करने का मकसद ये है कि साइकोलॉजिस्ट बहरहाल बराए नाम काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर और साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन करते हैं। अब ये डिज़ाइन हो जाती हैं तो फिर प्रोविंशियल लेवल पे फिर इसकी बुक्स लिखी जाती हैं, फिर नेशनल लेवल पे इन बुक्स को रिव्यू किया जाता है, फिर वापस जो है प्रोविंशियल लेवल पे इनको भेज दिया जाता है कि हाँ जी इसको प्रिंट कर दें, और फिर टीचर की नया सिलेबस के ऊपर ट्रेनिंग कराई जाती है। ये 7 स्टेप्स होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के ओवरऑल भी, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, करिकुलम के ये स्टेप्स हो गए। अब कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं करिकुलम डिज़ाइन। स्लाइड शो नहीं हो रही है सर, स्लाइड शो नहीं हो रही है। ये किस वक्त से नहीं हो रही थी? कई अभी 2 मिनट से आए थे। अच्छा, आप में से किसी की नज़र लगी है स्लाइड्स? चले जी, नज़र दम हो गया, नज़र ख़त्म हो गई है, स्लाइड्स दोबारा शो हुई? नहीं सर, अभी नजर नहीं खत्म हुई। कोई बड़ी सख्त नज़र थी सर, कटवान भी कट जाती है, कभी कभी आवाज़ की भी इशू हो जाता है। हाँ, आवाज़ अगर कट जाती है तो उस पर भी शायद जो है वो नेटवर्क की नज़र लग जाती होगी जी। यस सर। जहाँ से आवाज़ ब्रेक हो रही है तो मुझे ना बता दिया करें, क्योंकि मैं तो, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन फ़तीन है, आप लोगों को तो सब कुछ आता है, इसलिए आप बोलते नहीं हैं या सवाल नहीं करते। जब बताते नहीं हैं तो साथ बता दिया करें कि यहाँ पे हमें मसला आ रहा है। अगर 1-2 स्टूडेंट का आता है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पर, यानी आपके एंड पे नेटवर्क इशू है। अगर मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है बार बार सबको, तो एक दूसरे से पूछ लिया करें कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है, ताकि आप लोग का जो है ना वो इशू ना बने दरम्यान से। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की। स्टेप्स तो हो गए कितने? 7। कंपोनेंट्स कितने होते हैं करिकुलम डेवलप? ये पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से करिकुलम की बात की जा रही है? मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कोई बता सकता है जी? सिंपली हम इसको कहेंगे स्कूल करिकुलम। ठीक है, सिंपली क्या कहेंगे? स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स के कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ स्टडी मैंने बता दिया। कंपोनेंट होते हैं 3। इंस्टीट्यूशन, यानी इसमें कौन से इदारे शामिल हैं। दूसरा डिज़ाइन, इसमें कौन सा डिज़ाइन शामिल किया गया है, यानी कौन सी पॉलिसी है। एंड देन रिव्यू। ठीक है, इस पर जो रिव्यूज़ किए जाते हैं, ये अभी हम देखेंगे इसके सारे स्टेप्स। कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट। फेडरल गवर्नमेंट हमारी सबसे बड़ा वो पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी को फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग करिकुलम विंग है, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम। ये हमारा जो इदारा है NBCT, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, NBCT, जिसको सिंपली हम करिकुलम विंग कहते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे इसकी डिटेल। तो ये इदारा रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम डेवलपमेंट का। उसके बाद प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर पहले अलग थे, टेक्स्ट बुक अलग थी, टेक्स्ट बुक बोर्ड अलग थे। अब इनको सारे सूबों में इकट्ठा कर दिया गया है, यानी करिकुलम डिपार्टमेंट जो है सूबे का और टेक्स्ट बुक बोर्ड ये भी इकट्ठा कर दिया गया है। इसके आगे जाके हम डिटेल थोड़ी देर में देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर आती है पॉलिसी, यानी ये इदारे हैं। वफाकी हुकूमत करिकुलम विंग जो नेशनल इदारा है, फेडरल इदारा है। फिर प्रोविंशियल इदारे 2 हैं, पहले 2 थे अब 1 ही है, प्रोविंशियल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है पॉलिसी। किस पॉलिसी की बेस पे ये डिज़ाइन किया जा रहा है, ये दूसरा कंपोनेंट। थर्ड वन है रिव्यू, तो जो डिज़ाइन किया जाता है उसको फिर रिव्यू भी किया जाता है। 7 स्टेप्स, 3 कंपोनेंट्स पाकिस्तान के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट के। अब जब हम बात करते हैं ना कि करिकुलम डेवलपमेंट की, हम बात जब करेंगे कि ये हमने जो करिकुलम है अपना डिज़ाइन करना है, तो कितने प्रोसेसेस से ये गुज़रता है। सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं
कहाँ से देख के, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो चाहती है कि करिकुलम नया इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो वफाकी हुकूमत क्या करती है, वफाकी हुकूमत से मुराद वफाकी वज़ीर तालीम, वो हमारा जो इदारा है जिसका नाम करिकुलम विंग है, नेशनल करिकुलम विंग या नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक NBCT इसको कहा जाता है, सिंपली इसको करिकुलम विंग हम पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये करिकुलम विंग को अपनी रिक्वेस्ट भेजती है वफाकी हुकूमत के नई पॉलिसी के मुताबिक या पॉलिसी के मुताबिक करिकुलम को मॉडिफाई या जो है वो न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस हमने करवाना है, आप इस पे काम करें। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स कौन बता रही है, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अब ये जो नेशनल करिकुलम विंग है, मैं एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड कर दूँ ताकि समझ आ जाए कि ये क्यों वफाक के पास आती है, फिर आगे वो सूबों को क्यों भेजते हैं। अब ये जो करिकुलम विंग है ये सूबों को भेज देती है, अपने चारों सूबों को, ठीक है। अब क्यों बेचती है, ये सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान में 1967 तक 1967 इस साल तक करिकुलम का कोई बाकायदा इदारा मौजूद नहीं था। 1967 तक, एक सेकंड मैं इसको काउंटर चेक कर लूँ, डेट मैं कहीं भूल तो नहीं रहा, एक सेकंड सिर्फ। यस, 1967 तक पाकिस्तान के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट का फेडरल लेवल पे कोई इदारा मौजूद नहीं था। 47 से 67 तक 20 साल पाकिस्तान बग़ैर किसी इदारे के करिकुलम डेवलपमेंट करता रहा है। कैसे करता होगा? ऐसे करते थे कि कमेटी बना दी जाती थी एजुकेशन स्कॉलर, टीचर, साइकोलॉजिस्ट की, रिसर्चर्स की, और वो कमेटी काम करती, एक करिकुलम बनता, और वो करिकुलम जब बन जाता तो फिर क्या किया जाता, वो कमेटी डिज़ोल्व कर दी जाती। यानी उसका काम क्या था, कमेटी का करिकुलम बनाने की हद तक था, करिकुलम बनाने की हद तक उसका जो है वो काम था। पहली मर्तबा जो हमारा करिकुलम बनाया गया था, जो करिकुलम विंग ने बनाया, वो 1975 में बनाया था, 1975 में। अच्छा, इसकी बड़ी शॉर्ट सी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 1967 तक तो इदारा नहीं था। 1967 से लेकर 1967 से लेकर देन 1967 से लेकर 2010 तक, ठीक है, करिकुलम विंग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी की सारी। किसके पास थी? करिकुलम विंग के पास। 1967 तक कोई इदारा मौजूद नहीं था। 1967 से 2010 तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करिकुलम डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर किसके पास रही? करिकुलम विंग के, क्योंकि 1967 में करिकुलम विंग बना था, 1967 में। अब 2000 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और आसिफ अली जरदारी उस वक़्त वज़ीर थे, सदर पाकिस्तान, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे। तो उस वक़्त एक एक्ट पास हुआ, एक्ट में अमेंडमेंट हुई 1973 के, 1973 के आइन में एक तरमीम की गई। मिस सिद्रा इजाज़, आप ऐड कर रही हैं स्टूडेंट्स को? सर लाइट नहीं है मेरी तरफ। अच्छा, चलें आप, पहले तो मैं कर रही थी, अब लाइट। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो अब 2010 में एक तरमीम की गई, इसको 18th अमेंडमेंट या आइन के अंदर 18वीं तरमीम हम कहते हैं। इसमें एजुकेशनल, बाकी तो वैसे तो बहुत सारे उसमें हैं उसके एस्पेक्ट्स, लेकिन 3-4 हैं, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अहम एस्पेक्ट्स हैं इसके। एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत से लेके सूबाई हुकूमतों को दी गई। एजुकेशनल मैनेजमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दे दी गई? फेडरल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा काम 18वीं तरमीम में किया गया था कि आर्टिकल 25A 25A का जो आर्टिकल है वो इसमें शामिल किया गया था। अब व्हाट इज़ 25A? 25A कहता है कि प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम बच्चों को जिनकी एज 5 से 16 साल हो, फ्री यानी मैट्रिक तक की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। इससे पहले बुक्स फ्री नहीं मिलती थी,
ठीक है, बुक्स जो है वो उसके पेमेंट करनी होती थी। अच्छा, अब इस मतलब एक प्रोजेक्ट आया था PESRP 2005 में, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम, वो हम एजुकेशनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उसमें बुक्स वैसे पंजाब के अंदर स्टार्ट हो गई थी कि फ्री जो है वो बुक्स, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक 2000 में, फिर उसके बाद 2004 में बाकायदा इस पे काम शुरू हुआ था। 2004 से ऑनवर्ड पंजाब के अंदर फ्री टेक्स्ट बुक अब तक दी जा रही हैं इस प्रोग्राम के तहत, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो दो बातें आप यहाँ पे याद रखें, मैं वापस अपनी स्लाइड पे आपको ले आता हूँ। 18वीं तरमीम हुई 1967 में, इदारा बना करिकुलम विंग। इससे पहले कमेटीज़ बनती, करिकुलम बनता, ख़त्म हो जाती कमेटी, बात ख़त्म। 1967 से लेकर 2010 तक करिकुलम विंग यानी फेडरल लेवल पे हमारा करिकुलम बनता था। 2010 में 18वीं तरमीम हुई, सूबों को इख्तियार दे दिया गया। अब सूबों ने क्या किया, अपने करिकुलम सेंटर बनाए, करिकुलम सेंटर बन गए सूबों के। तो अब क्या हुआ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सूबों के पास आ गई करिकुलम बनाने की, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो फेडरल गवर्नमेंट, मैं स्टार्ट से बात अपनी शुरू करूँगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और वो भेज देते हैं करिकुलम विंग को कि इस पे काम करें और हमें करिकुलम डिज़ाइन करके दें। अब 18वीं तरमीम के बाद यानी मौजूदा जो सेंटर है, अगर आपसे सवाल किया जाए इंटरव्यू में कि डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, या हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, फेडरल लेवल पे आप बता सकते हैं कि फेडरल लेवल पे इदारा है जिसका नाम क्या होता है, करिकुलम विंग। और आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस टू डेवलप और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द करिकुलम। जैसे अभी सिंध ने SNC इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि कानूनी तौर पर उनके पास जवाज़ है, हम नहीं करते, हमारी मर्ज़ी है, बहरहाल उस पर बाद में बात होगी। तो अब नेशनल करिकुलम यानी प्रोविंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। कौन सी गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इदारा कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, फेडरल लेवल पे नेशनल करिकुलम विंग। अब प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर को जो करिकुलम विंग है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये वफाकी हुकूमत से ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, तो आप काइंडली इसके ऊपर क्या करके दें, हमें सिलेबस डिज़ाइन करके दें। क्या चीज़, यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। इसमें कौन शामिल होंगे, एक्सपर्ट टीचर, कौन शामिल होंगे, एक्सपर्ट टीचर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। ये क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट कहते हैं जो फाइनल चीज़ ना हो, फाइनल से पहले वाली, जिसकी अप्रूवल रिक्वायर हो, उसको ड्राफ्ट हम कहते हैं, ठीक है। जो अभी अप्रूव होना हो, हतमी ना हो, फाइनल ना हो तो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ये ड्राफ्ट फिर वापस भेज देते हैं तीसरे नंबर पे करिकुलम विंग को। ये देखिए यहाँ से ये ड्राफ्ट बन के दोबारा वापस करिकुलम विंग के पास चला जाता है। अब करिकुलम विंग कहता है एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो करिकुलम विंग के अंदर मौजूद होते हैं अपने उनके, तो ये उनको दिखाता है, उनके कमेंट्स लेता है। देन 5वें नंबर पे, ये चौथे नंबर पे हुआ, नेशनल करिकुलम विंग ने ड्राफ्ट सेंड कर दिया अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर्स को। अब ये 5वें नंबर पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है नेशनल करिकुलम नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी। अब ये जो नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी है इसमें 5 से 6 मेंबर होते हैं, 2 टीचर, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 1 एक्सपर्ट होता है करिकुलम एक्सपर्ट। ये उसको देखते हैं कि ये जो इन्होंने टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो शेयर किए हैं क्या उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, ये उन चीज़ों को कवर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर ये जो रिव्यू कमेटी है ये कहती है कि ओके है, ये इन्होंने जो डिज़ाइन किया है सिलेबस ये बिल्कुल ठीक है, तो करिकुलम विंग की क्या कहता है, ये करिकुलम विंग को दोबारा भेज देगी कमेटी। करिकुलम विंग अब अगेन प्रोविंसेस को भेजेगा कि इसके ऊपर आप किताबें लिखें, इस सिलेबस के ऊपर किताबें लिखें। किताबें लिखने के बाद आप इसको प्रिंट, पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये करिकुलम रिव्यू कमेटी कहती है कि नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, अब इसमें टॉपिक और सब टॉपिक से क्या मुराद है, क्या चीज़ होती है। मसलन इसमें हम सादा सी मिसाल दें नमाज की। अच्छा, नमाज की ज़रूरत को, नमाज से मुतालिक 2, 3, 4 कुरानी आयात, तीसरी ग्रेड की हम इस्लामियात की बात करूँ फ़र्ज़ करें मैं, हर सब्जेक्ट हर ग्रेड के हर सब्जेक्ट के लिए ये प्रोसेस रिपीट होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही जनाब वाला उसमें डॉक्यूमेंट में ये सारा प्रोसेस होता है। EC से लेकर 12वीं तक जितने सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का ये प्रोसेस रिपीट होता है, हर ग्रेड के हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ये नहीं है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में साइंस के लिए एक ही दफ़ा काम, नहीं, ऐसे नहीं होगा, हर सब्जेक्ट के लिए ये होता है।
अच्छा, अब फ़र्ज़ करें ये रिव्यू कमेटी कहती है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ये दोबारा यहाँ पे आएगा प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर के पास, यहाँ से 6 नंबर से करिकुलम विंग के पास, फिर ये प्रोविंशियल सेंटर को भेज देगी भाई इसको दुरुस्त करें, ठीक है। अगेन ये फिर रिव्यू में जाएगा और अगर ये फिर इसको ओके करेगी तब ये बुक्स पब्लिश के लिए जाएगा। अब चूँकि इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपने तारीफ़ शामिल करनी है, तारीफ़ डेफिनेशन शामिल करनी है, डेफिनेशन के साथ उसकी अहमियत बतानी है, कुरानी आयात, अहादीस मुबारका, वज़ू का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका फ़र्ज़ करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बता दिए गए। अब जो आथर्स होंगे ये सेलेक्ट करेगा कौन? प्रोविंस सेलेक्ट करेगा। क्यों? 18वीं तरमीम के बाद इसको अख्तियार है। अब जनाबे वाला आथर सेलेक्ट हो गया, प्रिंटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी और फिर टीचर ट्रेनिंग होगी और फिर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये स्टेप्स है, मैं एक दफ़ा जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के पास फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है किसको? नेशनल करिकुलम विंग को, नेशनल करिकुलम बनाए। नेशनल करिकुलम विंग प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर को रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप इसको क्या करें, इसके ऊपर आप हमें ड्राफ्ट बना के दें। ये जी क्या फरमाया? सर आवाज ब्रेक हो रही थी। आवाज कट रही है। ये आवाज़ का किसी को ठीक आ रही है मेरी आवाज़? अब सही आ रही है, पहले कट नज़र ना लगाया करें ना। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट अपना प्लान भेजेगी, ऑब्जेक्टिव भेजेगी किसको? करिकुलम विंग को। करिकुलम विंग अपनी रिक्वेस्ट भेजेगी नेशनल करिकुलम विंग प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर को। प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर इस पर एक कमेटी बनाएगा हर सूबा, ठीक है। उसमें टीचर शामिल होंगे, एक्सपर्ट शामिल होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। ये एक ड्राफ्ट बनाएंगे, ये ड्राफ्ट वापस करिकुलम विंग को भेजा जाएगा। करिकुलम विंग अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर से इनके कमेंट्स लेगी और एक करिकुलम रिव्यू कमेटी बना दी जाएगी जिसके 5 से 6 मेंबर होंगे। ये करिकुलम रिव्यू कमेटी उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद ये वापस भेज देगी नेशनल करिकुलम विंग को। ठीक है तब भी, गलत है तब भी। अगर ठीक है तो नेशनल करिकुलम विंग प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड को कहेगी कि ये ओके है, इसके ऊपर बुक प्रिंट कर दी जाए, ठीक है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो ये वापस जो है प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर को कहा जाएगा कि इसको अपडेट करके दें, ठीक करके दें, यहाँ पे इसके मसाइल हैं। तो ये ऐसे होता है कुछ सब्जेक्ट्स में। तो ये सारा ऐसे फिर चक्कर घूम के फिर करिकुलम सेंटर के पास अगेन आ जाएगा और फिर इसके ऊपर बुक प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हो जाएगी। किसी को समझ ना लगी हो किसी पॉइंट पे तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी सर यही प्रोसीजर जी कि वो अलग है? क्या रिपीट करें, समझ नहीं आई मुझे आपके सवाल की। सर कह रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है एसएनसी में इस मरतबा यही प्रोसीजर था कि चेंज है? बिल्कुल यही था, सिंगल नेशनल करिकुलम। जी बिल्कुल यही था। हम लेकिन शायद एसएनसी की जब हम बात करते हैं ना तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें जो काम किया गया है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया गया है। जो तब्दीली आई थी वो हम सिंगल नेशनल करिकुलम को होपफुली कल हम उस पर पहुँचेंगे तो उसको हम इंशाल्लाह ताला, बल्कि शायद आज ही हम पहुँच जाएं तो उसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। मैं आपको हाँ जी आज पहुँच जाएंगे, मैं बताता हूँ वहाँ जाके आपको। सर ये जो फाइनल करिकुलम है वो प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाता है कि नेशनल करिकुलम विंग बनाता है फाइनली करिकुलम का? देखें बनाता सारे का सारा किताबें सिलेबस बनाता है प्रोविंशियल। किताबें उस टॉपिक सब टॉपिक्स पे किताबें लिखता है कौन? प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। इस वक्त 18वीं तरमीम 2010 के बाद अभी तक तो खैर से एक ही करिकुलम बना है, एसएनसी या ईसी का करिकुलम बना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना करिकुलम विंग की वो सिर्फ रिव्यू की है, बस अब रह गई है। बाकी सारा काम यानी रिव्यू और अप्रूवल की रह गई है। बाकी काम कौन कर रहा है सारे का सारा? वो प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर ही कर रहे हैं। जी क्लियर? सर हम ये कहेंगे कि स्कूल जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो प्रोविंशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, हमें जो यूनिवर्सिटी करिकुलम है ना उसमें करिकुलम विंग का कोई रोल नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे उसको, अगला टॉपिक मेरा वही है। जैसे स्कूल का जो करिकुलम है उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रोविंशियल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस प्रोविंशियल की आफ्टर 18th अमेंडमेंट। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कब से है, तो मैंने आपको शॉर्ट से हिस्ट्री बता दी है। 1967 में करिकुलम विंग बना।
1967 से ऑनवर्ड जो है, एक सेकंड वेट करें। तो ये कॉलेजेस का करिकुलम फिर कौन बनाता है? हायर भी एजुकेशन कमीशन एक्ट। जी, तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। जी, कोई और सवाल या आगे चलें यूनिवर्सिटी करिकुलम पे? ये वही सारे सर स्टेप्स कॉलेजेस हैं। का करिकुलम कौन? जी, HEC कॉलेजेस का ये आफ्टर 12 जो करिकुलम होता है वो अभी हमने नहीं पढ़ा ना, year। अभी मैं बता रहा हूँ ना उसके बारे में, अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट सर में ये कोई जो कोई मसला ड्राफ्ट है? होता चलें जी, सर ये जो ड्राफ्ट होता है इसको रिव्यू जो है, जी सर ये जो ड्राफ्ट बनाते हैं इस पे रिव्यू और कमेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे देते हैं। जी, मैंने बताया है, साथ मेंशन भी है कि इस पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और ये देते हैं फेडरल लेवल पे, और नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी भी फेडरल लेवल पे बनाई जाती है। सर कायद के बारे में काइंडली थोड़ा सा अगर गाइड के बता बारे में दीजिएगा। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपना उसका मुकम्मल एक टॉपिक है, तो वहाँ जाके मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगा। फ़िलहाल आप उसके बारे परेशान ना हो, ठीक है? उस पर मुकम्मल हमारा ये ओके सर। डिस्कशन होगी। अच्छा, ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस था। अब ये जो प्रॉब्लम्स इन करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इससे पहले अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि पाकिस्तान में करिकुलम एवेल्यूएशन के इदारे कौन से हैं? कोई बताना चाहे मुझे? स्कूल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। 22 और पैक। यस, ये किसने बताया? अकेला। आप तो माशाल्लाह फिर डॉक्टर जो हुई। वेल डन जी, बहुत अच्छा जवाब है। पाकिस्तान में करिकुलम जो असेसमेंट के इदारे हैं, पंजाब में पैक है, वैसे 22 इसको असेस करते हैं, ठीक है? 9th और 10th लेवल पे, इंटर लेवल पे 22 कर रहे हैं। बाकी स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है, लेकिन बाकी सूबों में, पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 2006 से ऑनवर्ड इसको क्या कर रहा है, इसकी असेसमेंट कर रहा है। वो पैक के बारे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कायद के बारे में भी, तो वहाँ पे भी शायद अगर जहन में आ गया तो मैं फिर रिपीट करूँगा ये बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यूनिवर्सिटी करिकुलम की बात करते हैं। ये तो जो हमने पहले डिस्कस किया वो तो था स्कूल करिकुलम। अब यूनिवर्सिटी करिकुलम जो है वो कैसे हम बनाते हैं? हायर एजुकेशन कमीशन HEC, ये 1947 की पॉलिसी, जब मैं इसकी शॉर्ट से हिस्ट्री बता रहा हूँ, 1947 की पॉलिसी में एक इदारा बना था, उसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। उसको बनाने की तजवीज़ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ये बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी। वो बना था उस वक्त, टोटल 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, ढाका यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, सिर्फ 2 थी। तो इंटर यूनिवर्सिटी बनाया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ की आपस में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिलेशन को इस्टेब्लिश या बिल्डअप करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। फिर 1959 की पॉलिसी आई, तो अयूब खान कमीशन में या शरीफ कमीशन में ये तजवीज़ पेश की गई थी कि ये बनाया जाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC बनाया जाए। खैर इस्टेब्लिश ना हो सका। फिर जो है वो 1974 की पॉलिसी में 72 की पॉलिसी में UGC की अगेन रिकमेंडेशन आई, और 1974 में 1974 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, UGC। फिर 2002 है जब ये HEC बना, आई थिंक 2002 है मेरे ख्याल में, किसी को याद हो? जी सर 2002 है जी। सर 2002 है जी, 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई, उसने HEC बनाया और उसने जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की। अब 2002 डॉक्टर अताउर रहमान इसके पहले वो थे, चेयरमैन थे HEC के। अच्छा, ये 2002 में, यानी कब बना? 1974 में UGC। इससे पहले क्या चीज़ था? इससे पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था। कब बना? 1947 की पॉलिसी में। 1947 से 1974 तक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, 1974 से लेकर 2002 तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
यूनिवर्सिटी 2002 से अब तक हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है हायर करिकुलम का। हायर एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 13वीं जमात से, बैचलर से लेकर पोस्ट डॉक तक जो तालीम होती है, पीएचडी के बाद डिग्री होती है पोस्ट डॉक। तो ये जो है हायर एजुकेशन है। तो इसका जो करिकुलम का रिस्पॉन्सिबल, अगर आपसे पूछा जाए विच इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल लेवल इन पाकिस्तान, तो आप बताएंगे करिकुलम विंग। विच इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर लेवल, तो आप कहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अब हायर एजुकेशन कमीशन की हिस्ट्री आ गई, तो इसकी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं जो इसके वाइस चांसलर्स होते हैं। मेरे ख्याल में जो लास्ट टाइम मैंने देखा था HEC की वेबसाइट से, अभी मैंने लेटेस्ट इसकी नहीं देखी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। जो इसकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उस वक्त थी वो 218 थी टोटल पाकिस्तान में, 218 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज थी। अब आप देख सकते हैं इसकी फ्रेश जो है वो के से एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं। जो सब कैंपसेस आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, वो एक यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसके जो सब कैंपसेस हैं उसके अंदर ही आते हैं। अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो वाइस चांसलर्स होते हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी 45वीं, कितनी, कौन सी, 45th जो कॉन्फ्रेंस थी VCs की, उसमें डिसाइड किया गया था कि यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन का जो करिकुला है इसको हर 3 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। कितने साल बाद? 3 साल बाद। अब इसको रिव्यू करने या करिकुलम को चेंज करने का, डेवलप करने का कितना प्रोसेस होते हैं, कितने फेज़ होते हैं? इसके 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ है रिव्यू एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड फॉर्मेट न्यू ड्राफ्ट। दूसरे फेज़ में रेक्टिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ न्यू ड्राफ्ट होती है। टोटल इसके स्टेप्स 6 हैं और फेज़ 2 होते हैं। तो सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का नाम होता है नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी, NCRC, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी। इसमें कौन शामिल होते हैं? इसमें हर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है वो अपना, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो अपना एक नुमाइंदा भेजता है इसमें। ठीक है, इसी तरह पंजाब के अंदर 9 डिवीज़न हैं। जैसे हमने हायरार्की पढ़ी थी हायर एजुकेशन की, मैंने आपको वो फ़ोटो भी भेजा था, वो भी आप अपनी बुक के ऊपर बना सकते हैं। हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की हायरार्की का दोनों ग्रुप्स में मैंने भेज दिए थे, इंटरव्यू वाले और जोन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप्स में भेजा था मैंने, तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। पंजाब में 9 डिवीज़न है, तो फ़र्ज़ करें बाकी सूबे में जितनी है, हर डिवीज़न का एक डायरेक्टर कॉलेजेस होता है। तो हर डिवीज़न का डायरेक्टर कॉलेजेस और हर यूनिवर्सिटी का एक नुमाइंदा इस NCRC का मेंबर होता है, नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी का मेंबर होता है। अच्छा, ये रिव्यू कमेटी बन गई। अब ये रिव्यू कमेटी बन जाती है तो इसकी एक मीटिंग कॉल की जाती है दूसरे स्टेप में। ये किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो सकती है, अल्लामा इकबाल में, वर्चुअल में, कहीं पे किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब ये क्या करेंगे? ये इनका काम सिर्फ रिव्यू करना होगा। क्या करेंगे? दूसरी मीटिंग में रिव्यू करेंगे, ठीक है, और रिव्यू करके नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत है करिकुलम को रिवाइज़ करने की या उसमें कुछ ऐड या रिमूव करने की, तो उसको क्या करेंगे? न्यू ड्राफ्ट भी बना देंगे। तो फेज़ 1 में NCRC बनेगी पहले स्टेप पे, दूसरे नंबर पे NCRC की मीटिंग होगी, और तीसरे नंबर पे वो क्या करेंगे? उसको रिव्यू और फार्मूलेट करेंगे न्यू ड्राफ्ट को। अब 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो है फेज़ 2 का स्टार्ट हो जाता है कि ये जो ड्राफ्ट बनता है ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदगान को सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि भाई ये देखें ये नया ड्राफ्ट आ गया है, ठीक है। अब उस पर अगर तो कोई ज़रूरत रिक्वायर होगी तो अगली एक मीटिंग कॉल की जाएगी, सेकंड मीटिंग होगी NCRC की। तो उसमें जो भी उनकी तरफ से यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तरामीम आएंगी या ओके की रिपोर्ट आएगी, वो इसमें एनालाइज उसको किया जाएगा और ड्राफ्ट को फिर फाइनल कर दिया जाएगा। अब ये ड्राफ्ट, जैसे मैंने बताया, ड्राफ्ट कहते हैं जो कि प्रिंटिंग से पहले जो अप्रूवल जिसके लिए रिक्वायर होती है। अब ये ड्राफ्ट बन गया तो छठे स्टेज पे अगली जो वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, जब भी होगी, उस VC कॉन्फ्रेंस में उसको क्या मिलेगी? अप्रूवल मिल जाएगी। VC कॉन्फ्रेंस में उसको अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं ये होते हैं हायर एजुकेशन के करिकुलम डेवलपमेंट के। जी, ये हायर एजुकेशन का करिकुलम था। अब करिकुलम प्लान्स एंड पॉलिसीज़, इसको आप छोड़ दें, सिंपली आप इतना याद रखें कि हमारे यहाँ जो 1967 में करिकुलम विंग बना
और इससे पहले सिर्फ कमेटीज़ बनाई जाती थी। 2000 जो है 10 में जो है वो 18th अमेंडमेंट हुई, फिर सूबों को इख्तियार दे दिया गया करिकुलम विंग से लेके। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब ये सूबों को इख्तियार दिया गया ना, इससे पहले इदारे जो है वो इस तरह थे, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। इससे पहले क्या था, पंजाब करिकुलम अथॉरिटी और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। अब तमाम सूबों में इन दोनों इदारों को मिक्स मिला के एक इदारा बना दिया गया। जैसे ये था ना पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये अब है PCTB। इससे पहले क्या था, पंजाब करिकुलम अथॉरिटी PC अलग था और PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये अलग था, ठीक है, ये अलग। अब इसको मर्ज करके इकट्ठा कर दिया गया। ये वैसे आपको सिर्फ पंजाब का याद हो तो एनफ है कि पंजाब के करिकुलम बोर्ड का नाम क्या है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। बाकी सूबों के भी मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद है, इसमें हमारा नेशनल करिकुलम विंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जी। हिस्ट्री ऑफ करिकुलम इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 1967 में एक इदारा कायम हुआ NBCT, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ, इससे पहले इदारा नहीं था। तो एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ एक लिस्ट शामिल की गई। इस लिस्ट का नाम था लेजिस्लेटिव लिस्ट, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट 1973 में। इस लिस्ट में ये इख्तियार दिया गया था कि जो सूबे हैं और जो वफाक है ये मिल के करिकुलम डेवलपमेंट करेंगे। ये क्या करेंगे, मिल के, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी करिकुलम विंग की होगी। कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट 1973 में आई थी। 1967 में ये बना, 6 साल बाद 1973 में ये एक कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट आई कि करिकुलम विंग और प्रोविंशियल सेंटर ये मिलके जॉइंट काम करेंगे, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, करिकुलम विंग की होगी। फिर 2010 में आइन में तरमीम हुई, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया। क्या मतलब हुआ कि अब सिर्फ उसकी करिकुलम विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सूबों की होगी, ठीक है। तो 2010 से ऑनवर्ड सूबे इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब तक जो है हमारा जो करिकुलम है करिकुलम पाकिस्तान के अंदर वो कितने बना चुका है हमारा करिकुलम विंग। इससे पहले तो मैंने आपको बताया कमेटीज़ थी। 1975 में आया करिकुलम, 84 में आया, 94 में आया, 2000 में आया, 2006 में आया, और अब हमारा जो करंट चल रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम चल रहा है। इसको प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये इसको अपडेट आप कर लें बेशक अपने पास, इम्प्लीमेंटेड एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। ये जब लास्ट टाइम मैंने एडिट किया था, क्योंकि 1 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कहाँ तक, एलिमेंट्री लेवल पर, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंगल नेशनल एलिमेंट्री लेवल पे बुक आई तो नहीं है जी, एलिमेंट्री लेवल पे एसएनसी का सिलेबस नहीं दिया गया अभी तक, मुझको पुराना ही पढ़ाया जा रहा है। बस वो जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, उसने इसका नाम चेंज करके जो है वो नेशनल करिकुलम वैसे रख दिया है, लेकिन जो किताबें हैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर होगी वो स्टैम्प सिंगल नेशनल करिकुलम वाली, मैंने वैसे चेक नहीं की है। जो सर नहीं आया, वही पिछले साल वाला पढ़ाया जा रहा है। वो शायद फिर अभी बुक पब्लिश ना हुई हो। बहरहाल जो गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है कि ये जो है वो इस लेवल पे इम्प्लीमेंट 1 अगस्त से होना चाहिए था शायद। चलें, इस पे मज़ीद मैं सर्च कर लूँगा, देख लेंगे इसको। नहीं सर, वाकई में नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। चले, अगर नहीं हुआ तो मैं इसको, आप भी तहकीक कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा इसको, फिर देख लेंगे ये प्राइमरी लेवल पे है या एलिमेंट्री पे, इसको मज़ीद देख। मैंने वैसे बुक्स नहीं देखी हैं अभी तक। नहीं सर, सिर्फ प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पे अभी भी जो है वो इम्प्लीमेंट होने का जो है वो कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। नहीं, बुक्स आपने देखी हैं, उसमें एसएनसी की बात नहीं है, ऊपर कोई मोनोग्राम या स्टैम्प वगैरह नहीं है इस तरह की, कंफर्म है? नहीं वो सर सिर्फ पुरानी बुक्स है, पुराना ही मटेरियल है। जी सर, कंफर्म है, एलिमेंट्री लेवल पर नहीं हुआ। हमारा जो पंजाब है ना, पंजाब में वैसे जो करिकुलम बना है ना इनका एसएनसी का, तो 90% वैसे पुराना ही था पंजाब में, बाकी सूबों में थोड़ी तब्दीली की गई थी। चलें, इसको देख लेंगे, मैं फिर इसको जी जी एक बात
नहीं सर, जो प्राइमरी आया था वो टोटली सर, चेंज हो गया था। चलें ठीक है, तो मतलब मैं ये ज़िद नहीं कर रहा, अगर कंफर्म है आपको, चूँकि मैंने कहा कि मैंने बुक्स नहीं देखी, जो टाइमलाइन थी उसमें यही था कि ये इम्प्लीमेंट होगा, नहीं हुआ होगा, तो इसको मैं भी कहीं से कंफर्म कर लूँगा। मैंने फिर इसको वही पहले वाली फॉर्म में ले आया हूँ। ठीक है जी। सर ये जो प्राइमरी लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ 1 क्लास में, उसमें भी जो कुछ बुक्स हैं उनमें भी टॉपिक्स और कुछ मटेरियल को मॉडिफाई किया गया है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि 90% SSLC पंजाब का सेम था, कुछ उसमें अमेंडमेंट थोड़ी बहुत की गई है, पंजाब में तकरीबन सेम था। तो चलें इसको कल मैं फाइनल बताऊंगा आपको, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल का फ़िलहाल इम्प्लीमेंट हो चुका है, प्राइमरी लेवल पे हम इतना ही इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी स्ट्रैंड बेंचमार्क, ये मैंने पहले कहीं पढ़ाए हैं, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, असेसमेंट में मैंने आपको पढ़ाए थे। ये डेवलप हुए थे इससे पहले, जो हमारा करिकुलम है 2006 में, उसके लिए ये डेवलप किए गए थे कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बेंचमार्क और SLOs। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के अंदर जो शामिल किए जाते हैं। इसमें आता है कॉम्पिटेंसी या स्ट्रैंड। कॉम्पिटेंसी या स्ट्रैंड कहते हैं की लर्निंग एरिया। मसलन रीडिंग स्किल बच्चों को सिखानी है ना, तो अब ये एक की लर्निंग एरिया है। अब इस की लर्निंग एरिया के लिए बच्चे के पास क्या नॉलेज होना चाहिए और बच्चा इस स्किल को कितना सीखने के काबिल होगा, ठीक है। यानी व्हाट शुड स्टूडेंट नो एंड बी एबल टू डू, किसके बारे में, इस की लर्निंग एरिया के पर। पहले तो हमने साफ ज़ाहिर कोई एरिया शामिल करेंगे अपने करिकुलम में, तो ये स्टैंड या कॉम्पिटेंसी की लर्निंग एरिया को कहते हैं। अब इस की लर्निंग एरिया के बारे में बच्चे को कितना नॉलेज हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है, और बच्चे को कर सकने के कितना काबिल बनाना है, ठीक है। एबिलिटी टू डू बनने के अंदर ये एबिलिटी बच्चे के अंदर कितनी हमने डेवलप करनी है, ये होता है स्टैंडर्ड। Broad description of strand indicate what student should know and be able to do. All student will read and analyze literary text to seek information, ideas, enjoyment and to relate their own experiences to real life. यानी जैसे हमने बात की कि रीडिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो रीडिंग स्किल में बच्चा किसी भी रीडिंग को एनालाइज कर सकेगा और दूसरे नंबर पे उस रीडिंग की बेस पे उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे यूज़ कर, जो उसने इन्फॉर्मेशन वहाँ से सीखी रीडिंग से, तो उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने के भी काबिल हो जाए बच्चा। तो ये स्टैंडर्ड है, यानी व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू, ये स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद है बेंच मार्क। अब बेंच मार्क हम किसको कहते हैं, जैसे हम मार्किंग नहीं करते कि यहाँ पे पहला बेंच रखें, ये दूसरा रखें, यहाँ पे ये आप इतने बच्चों की रो है, ये इन बच्चों की रो है, ये इनकी है, ये इनकी है, ये इस एज के बच्चे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस एज के, यहाँ पे इस रोल नंबर के। तो बेंच मार्किंग बिल्कुल इसी तरह ही है। हमारे होते हैं 5 डेवलपमेंटल लेवल, पहली से तीसरी तक, चौथी से 5वीं तक, आगे वही हमारी जो मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं वही वाले हैं। सिर्फ प्राइमरी वाले को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। आप देखें तो आपको पहली से तीसरी तक चीज़ें 80% सिमिलर मिलेंगी तमाम सब्जेक्ट्स में, बेशक आप देख लें, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की चीज़ें 80%, मसलन एडिशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो 1 से लेकर 3 तक सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, रिपीट होंगी, जिसको स्पायरल करिकुलम हम कहते हैं, रेपिटिशन होगी और कम्प्लेक्सिटी होगी हर लेवल पे जाके। ये 1 से लेकर 3, इसी तरह 4-5 का आप करिकुलम देखें 90% आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो 1 से 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, 5 डेवलपमेंटल लेवल हैं। अब स्टैंडर्ड के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि किस डेवलपमेंटल लेवल पे बच्चे को कितनी उस स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और कितना उसको रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ के काबिल बनाना है, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट अप्रोप्रिएट या वेरियस डेवलपमेंटल लेवल। हमारे 5 डेवलपमेंटल लेवल ये मैंने बता दी। देन आते हैं SLOs हम कहते हैं क्लासरूम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, SLOs। व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू फॉर ईच टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में बच्चा कितना जानेगा और कर सकने के कितना काबिल होगा। ये 4 टर्म्स हैं, आपसे इंटरव्यू में इनके मुतालिक पूछा जा सकता है। सिंगल नेशनल करिकुलम, अच्छा यहाँ से एक चीज़ हम स्किप कर गए, जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन हर्डल कौन है करिकुलम डेवलपमेंट में जी? वाई ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के हिसाब से।
जी, इसके अलावा सर कुछ तो रूरल प्राइमरी लेवल पे पुराने पीएसटी टीचर्स हैं जो मैट्रिक और एफए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अपग्रेड नहीं है। कुछ रीजनल लैक ऑफ ट्रेनिंग है कि नए सिलेबस जो आती हैं तो उनको उस पर ट्रेनिंग नहीं होती, तो उन्हें हर्डल्स होती हैं, तो वो समझते हैं जी हमें पढ़ाना नहीं आएगा और फिर हमारे जब रिजल्ट पोर आएंगे तो हमारी प्रमोशन या इंक्रीमेंट ये रोक दिया जाएगा। वो डरते हैं कि जी इससे हमारी उस पर बड़ा खतरा होगा। तो Lack of मोस्टली training वो पुराने टीचर्स भी हैं जो अभी तक हैं, जो पढ़ा नहीं पाते, जो न्यू इंग्लिश स्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो न्यू मेथड्स को उन्हें नहीं आता, वो उसी पुराने स्टाइल पे पढ़ा रहे होते हैं, तो वो फिर उसमें रुकावट डालते हैं। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, एक इसको हम जो है वो लिस्ट कर लेते हैं। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, लेकिन सर एक और बात भी है, जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी इतने एक्सपर्ट ही होते हैं। उनकी बहुत सारी एसएनसी की मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें उनके अपने कॉन्सेप्ट इतने वीक होते हैं कि हम खुद सोच रहे होते हैं कि ये कैसे, मतलब असेसमेंट और वैल्यूएशन को वो एक ही टर्म बोल रहे होते हैं। अगर ट्रेनर्स भी जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, अगर आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। यस, वो उसको हम एक ही मेजर टर्म में कह सकते हैं, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, लैक ऑफ टीचर एक्सपर्टीज़, टीचर की एक्सपर्टीज़ की डेफिशिएंसी। और इसके बाद इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि टीचर यूज़ टू होता है। तो टीचर कहता है कि मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उस पर मुझे ग्रिप है, ये अब चेंज हो रही है तो मुझे भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अनफेमिलियर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से टीचर अनफेमिलियर होता है नई चीज़ों, नए मेथड से, इसलिए वो जो है वो कतराता है। तो मेजर प्रॉब्लम हमारा हो गया टीचर। इसके अलावा लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, ये बात हो गई। हमारे जो स्कूल्स की हमारे स्कूल्स में एवेलुएशन होती है करिकुलम की, वो भी प्रॉपर नहीं होती। रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं ये भी होते हैं करिकुलम डेवलप। जैसे एसएनसी सिंध ने अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया प्राइमरी लेवल पे। करिकुलम के अंदर हमारा जो करिकुलम है ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, यानी रूरल पीपल, जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को फोकस नहीं किया गया, उनके कल्चर को फोकस इतना नहीं किया गया। तो ये भी करिकुलम का एक इशू है। हमारे करिकुलम हम जो है वो उसको नहीं देखते। उसके बाद लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है। इकोनॉमिक सोर्सेज के प्रॉब्लम है हमारा। हम चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है हमारा पाकिस्तान, तो बजटिंग के प्रॉब्लम होते हैं। हमारी जीडीपी जो है एजुकेशन के ऊपर ना होने के बराबर ख़र्च हो रही है। तो इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी पाकिस्तान के अंदर हैं। इनएडुकेट इवैल्यूएशन है। अप्रूवल, सोसाइटी की अप्रूवल भी नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी भी अप्रूव नहीं करती। ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में पाकिस्तान में फ़ेस किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल जी, ये जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम आती है करिकुलम में? बच्चों को नहीं आती करिकुलम में प्रॉब्लम। बात ये है कि जैसे एक अर्बन एरिया का जो कल्चर है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ज़्यादातर शामिल होती हैं। आपने कभी किसी किताब में किसी रूरल कल्चर की कोई बात देखी या सुनी होगी तो बहुत नायाब है, ना होने के बराबर ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के कल्चर को यानी रूरल एरियाज़ को एड्रेस नहीं किया जाता करिकुलम में। ये एक प्रॉब्लम है करिकुलम डेवलपमेंट का। जी, सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ये सिंगल नेशनल करिकुलम में जो फोकस किया गया है, सबसे पहले तो एक जैसा सिस्टम हो एजुकेशन फॉर ऑल का, तमाम बच्चों के लिए बिला तफरीक एक जैसा सिस्टम, करिकुलम एक हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक हो और इसके साथ साथ असेसमेंट एक हो। सेम एजुकेशन फॉर ऑल, सेम करिकुलम, सेम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सेम मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ये चार चीज़ें करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम के विजन या इसकी डेफिनेशन में आप बता सकते हैं। तो करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम की ज़रूरत क्यों पेश आई? 18वीं तरमीम जब से हुई है, सूबों को अख्तियार था, तो सूबों के अंदर जो डिसकनेक्शन था फेडरल और प्रोविंशियल का, ये पैदा हुआ। ठीक है, सूबों के अंदर कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। जैसे कुछ सूबों का करिकुलम बहुत एडवांस है, पंजाब का देख लें, इस तरह आप बलूचिस्तान का आप देखें, तो ये कैपेसिटी इश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल कोहेजन, आवाज़ नहीं आ रही आप। नेशनल जो, जी आवाज़ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ कटी है अभी। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले कटी है।
अब ठीक है? जी आप ठीक है। जी अच्छा, अब ये जो नेशनल कोहेजन है ये नहीं थी, तो इसके लिए फिर क्या हुआ? इसके लिए ज़रूरत पेश आई कि सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया जाए, एक ही नेशनल करिकुलम। तो 2014 में एक इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, ये IPEMC। पिछली बात का रिपीट कर दें सर, जो जिस पे बात करती है ना वो आप बता रहे थे 18वीं तरमीम वाली बात, वहाँ से रिपीट कर दें। मैंने कहा कि 18वीं तरमीम हुई तो सूबों के पास अख्तियारात चले गए। अब कुछ सूबों के कैपेसिटी इश्यूज़ थे, जैसे बलूचिस्तान का करिकुलम पंजाब के साथ जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं कर पा रहा था। इसी तरह नेशनल कोहेजन नहीं थी, यानी एक जैसा करिकुलम नहीं था, मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो फोकस कर रहे थे। एजुकेशन और ट्रेनिंग में डिसकनेक्शन था, एजुकेशन की जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ज़रूरत पेश आई कि सूबों को मिला के मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। अब तरमीम तो हो चुकी है आइन में, सूबों के पास अख्तियार तो ऑब्वियसली है, तो किसी तरह सूबों को कायल किया जाए। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव का नाम था इंटर प्रोविंशियल एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी जितने वज़राए तालीम हैं सूबों के उनको और वफाकी वज़ीर तालीम को, इनको मिला के एक जो है वो मुश्तरका डिस्कशन कमेटी बनाई जाए, कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें इसके लिए हिकमत अमली बनाई जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई। तो 2014 में इस कॉन्फ्रेंस ने एक अप्रूवल दी एक कौंसल की। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कौंसल्स बनती थी, कमेटीज़ बनती थी, कब? उससे पहले 1967 से पहले। तो एक कमेटी बनाई इन्होंने इंटर प्रोविंशियल, यानी तमाम सूबाई वज़रा और वफाकी वज़ीर तालीम ने, ठीक है, इन्होंने मुश्तरका फ़ैसला किया कि एक कमेटी बनाते हैं, कौंसल बनाते हैं। इस कौंसल का नाम इन्होंने रखा नेशनल करिकुलम कौंसल। क्या नाम रखा? नेशनल करिकुलम कौंसल। ये नेशनल करिकुलम कौंसल 11 फरवरी 2014 को अप्रूव हुई और इसके 46 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए गए। इसमें सबसे पहले वफाकी वज़ीर तालीम, तमाम सूबाई वज़राए तालीम, हायर एजुकेशन का चेयरमैन, तमाम दीनी मदारस जो है उन दीनी मदारस की एक तंजीम है, उसका नाम है इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस। उसका हेड टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो चेयरमैन जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, और मुल्क के नामवर जो स्कॉलर्स और एजुकेशनिस्ट हैं उन पे मुश्तमिल एक बॉडी बनाई गई, 46 मेंबरान पे मुश्तमिल। इसका नाम जो है वो नेशनल करिकुलम कौंसल रखा गया। अब इस नेशनल करिकुलम कौंसल ने क्या किया कि करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को, यानी जो करिकुलम डेवलपमेंट होनी थी, जो पहले वफाकी हुकूमत, फिर जो है नेशनल करिकुलम विंग, फिर सूबाई हुकूमत और वो सारा, तो इन्होंने वहाँ पे मुश्तरका हिकमत अमली से एक सिलेबस तैयार किया। क्या चीज़ तैयार की? सिलेबस तैयार करने के लिए इन्होंने आपस में मशावरत की और हर सब्जेक्ट के ऊपर इनकी डिस्कशन होती रही और डिस्कशन के बाद ये फ़ाइनल उसको करते रहे। फिर वो करिकुलम विंग सूबों को उसकी पे बुक राइटिंग और प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, यानी मकसद इनका था कि जितने भी हमारे सूबे चल रहे हैं उनके अंदर जो करिकुलम है इसको सिंक्रोनाइज़ किया जाए, एक जैसा जो है वो करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। तो अज़ान हो जाए, 2 मिनट की ब्रेक है।
अच्छा, इस पे जो प्राइमरी लेवल पे करिकुलम बना था हम उसकी बात कर लेंगे। जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है, इसकी मीटिंग हुई थी 11 से 14 फरवरी 2020 को, ठीक है। और ये अल्लामा इकबाल उसमें आई थिंक ओपन यूनिवर्सिटी में हुई थी जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हुई। इसकी 11 से लेकर 14 फरवरी 2020 तक सिंगल नेशनल करिकुलम फ़ेज़ 1 प्राइमरी लेवल पे। तो ये 4 दिन डिस्कशन चलती रही और इस यानी सूबों ने मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की कि ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में ये कंटेंट जो है हमारा होना चाहिए, मिलता जुलता सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए। तो इसको प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने 16 अगस्त 2021 को इसको इम्प्लीमेंट किया और ये 1 अगस्त वैसे जो है उसे 2021 से ये नाफिजुल अमल है सिंगल नेशनल करिकुलम का फ़ेज़ 1। अब इसमें फ़ेज़ 1 में 8 सब्जेक्ट जो है वो इसमें शामिल किए गए प्राइमरी लेवल पे, ECE, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, उर्दू एंड इस्लामियात। अब इस पे जो इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 से 28 मई 2021 को, अगली स्टेज यानी फ़ेज़ 2 के लिए तमाम वज़राए तालीम, ये जो हमारी नेशनल करिकुलम काउंसिल है उसके जो 46 मेंबर हैं उनकी दूसरी मीटिंग 24 से 28 मई 2021 को हो चुकी है और उसमें अप्रूवल मिल चुकी है 6ठी से 8वीं तक करिकुलम को चेंज करने की। एज़ पर स्केजुअल 1 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट होना था। ये मैंने जब पहले जो कि डिस्कशन इस पे हो चुकी है, ये हुआ है या नहीं हुआ इस पे इंशाल्लाह ताला कल हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया NCC नेशनल करिकुलम काउंसिल का क्या रोल है सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर। अब सिंगल नेशनल करिकुलम का फ़ेज़ 1 इम्प्लीमेंट हो चुका है, फ़ेज़ 2 की भी अप्रूवल NCC नेशनल करिकुलम काउंसिल ने दे दी है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, की कंसिडरेशन क्या थी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक टीचिंग हो, क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का विज़न इसमें शामिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क शामिल हो, नेशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम होना चाहिए, जो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसके मुताबिक होना चाहिए, जो इंक्वायरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड हमारा होना चाहिए या करिकुलम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इसमें करिकुलम के अंदर शामिल होना चाहिए, आउटकम बेस्ड हमारी अप्रूवल होनी चाहिए, सेम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सेम असेसमेंट होनी चाहिए, सेम हमारा ओवरऑल करिकुलम होना चाहिए, कोर्स कंटेंट हमारे लेंथी नहीं होने चाहिए, बच्चे के एज के अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये कंसिडरेशन थी कि इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए और जो जो जिसको हम कहते हैं स्टेम, जो मॉडर्न ट्रेंड हैं साइंस और मैथमेटिक्स के, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये तो थे की कंसिडरेशन कह लें या आप ऑब्जेक्टिव कह लें किसके सिंगल नेशनल करिकुलम के। अब इसके चैलेंजेस क्या थे? इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चैलेंज है, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया है। अब ये एक प्रॉब्लम है टीचर्स के लिए, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोविंसेस इज़ इग्नोर्ड। इसमें जो हमारे प्रोविंसेस की डाइवर्सिटी हैं, लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया कह रही है कि प्राइमरी लेवल EC एजुकेशन या बेसिक प्राइमरी तालीम जो है आप मदर टंग में दें, अब मादरी ज़बान में दें। हमने मादरी ज़बान को छोड़ दिया, अपनी नेशनल ज़बान को छोड़ दिया और अंग्रेज़ी पे पहुंच गया EC में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी है, सूबों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपने कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल नीड्स, हर सूबे की इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया। टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है एज़ पर नीड, जैसे जिस तरह का करिकुलम डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअलाइज, इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, तो टीचर हमारे पूरे नहीं हैं। प्राइमरी स्कूलों में 2-2, 3-3 टीचर बैठे हैं, 6-6 क्लासेज हैं, 300-300 बच्चे हैं। इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया और नेशनल इंटीग्रेशन जो इश्यूज़ हैं वो इसने रिजॉल्व नहीं किए और ये इक्वालिटी बेस ऑब्जेक्टिव्स भी ये अचीव नहीं कर पाएगा। ये चैलेंजेस हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के। 3 इसके फेजेस थे। फ़ेज़ 1 मार्च 2022 इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2021। फ़ेज़ 2 अंडर प्रोसेस। फ़ेज़ 3 मार्च 2023 में 9वीं से 12वीं तक होना है अंडर प्रोसेस। ये अभी इस पे जो है आई थिंक कोई मीटिंग होगी, इसकी डेट मैं चेक कर लूँगा। ये जो है हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम था और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
बाकी क्या डिफरेंस है 2006 और 2020 के करिकुलम में, एक्टिविटी बेस्ड है। 2006 वाला भी एक्टिविटी बेस्ड था, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है 2020 का करिकुलम। इसमें स्टैंडर्ड बेंचमार्क और एसएलओज जो है वो तमाम सब्जेक्ट के लिए शामिल किए गए हैं। 2006 में ये तमाम सब्जेक्ट के लिए शामिल नहीं थे। इसमें इस्लामियात का सब्जेक्ट जो है वो दूसरी से स्टार्ट होता था। ग्रेड 1 पर जो है इसको क्या किया जाता था, इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये मौजूद था जनरल नॉलेज के साथ। अब इस्लामियात का सब्जेक्ट ग्रेड 1 से ऑनवर्ड सेपरेट है 12वीं जमात तक। 2006 के करिकुलम में अखलाकियात का मजमून जो है, एथिक्स का मजमून, वो ग्रेड 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता था, लेकिन अब एसएनसी में ग्रेड 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। ये तमाम इदारों में जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ था, तमाम इदारों में नहीं हुआ था, जबकि एसएनसी तमाम प्राइवेट, गवर्नमेंट, आर्मी, दीनी मदारस में इम्प्लीमेंट किया जाना था। तो ये बेसिक डिफरेंस है 2006 और इसमें। अब एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली एक पॉलिसी या डॉक्यूमेंट आप समझ लें, या यूँ समझ लें एक गाइड है, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमने अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कूल करिकुलम के थ्रू कैसे अचीव करने हैं। तो एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीसी क्या है, नेशनल करिकुलम कौंसिल है, 40 मेंबरान पे मुश्तमिल बॉडी है जो कि जॉइंट एफर्ट्स होती हैं जिसमें सारे इन 40 मेंबरान की करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए। जबकि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये एक गाइड है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें क्या देता है, बताता है कि आप अपने नेशनल विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे स्कूल करिकुलम के थ्रू अचीव करेंगे। पहली मरतबा 2017 में ये करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 18वीं तरह जो हुई थी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर। अब बस आप इसको इतना ही याद रख लें, इसके फंक्शन आप देख लें कि इसमें करिकुलम डेवलपमेंट को कैसे डेवलप कैसे करना है, टेक्स्ट बुक कैसे बनानी है, उनके अंदर कौन सा मटेरियल शामिल होगा, टीचिंग और टीचर की ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी, रिसोर्स मटेरियल लर्निंग के वो स्कूलों में कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, एवेलुएशन कैसे होगी, और इसके साथ साथ जो पब्लिक, प्राइवेट, फेडरल, प्रोविंशियल इदारों के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो उसका मैकेनिज़्म क्या रखा जाएगा। ये फंक्शन था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। उसके बाद है टीचर लोड। ये टीचर लोड है डिफरेंट हमारे जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कितने पीरियड्स पढ़ाएंगे। प्राइमरी वाले सुबह आएंगे और छुट्टी तक पढ़ाते रहेंगे। आज मैं एक स्कूल में गया हूँ, मेरा आफ्टरनून स्कूल था। आफ्टरनून स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 बजे है। मैंने 2 दिन पहले मैसेज किया था अपने तमाम हेड्स और स्टाफ को, इनका मुझे मेरे इल्म में आ रहा है कि टीचर्स लेट आ रहे हैं, तो मैं चूँकि अर्ली मॉर्निंग विज़िट नहीं करता तो काइंडली आप लोग टाइम पे आएँ। मैंने वार्निंग दी 2 दिन पहले। आज मैं चला गया, 7:30 टाइमिंग थी, मैं 7 बजे स्कूल पहुंचा। तो आफ्टरनून स्कूल था, 4 टीचर में 1 हेड आया हुआ था, बाकी 3 नहीं पहुंचे थे आधा घंटा। मैं 10 मिनट मज़ीद वेट किया। 7:40 पे मैंने बाकी जो स्टाफ नहीं आया था उनको एब्सेंट किया। एब्सेंट करके लॉग बुक लिखी। एक 7:41 पे आया, एक 7:42 पे आया, एक 7:55 पे आया। तो बहरहाल अगर जो पढ़ाने वाले होते हैं प्राइमरी टीचर तो उन्होंने सुबह ही आना होता है अर्ली मॉर्निंग, और फिर छुट्टी टाइम तक वो पढ़ाते ही रहते हैं। तो वो कहने लगे कि जी सर हमारा जो आज इशू है, मैंने 23 मई 2022 को ही इसी स्कूल को विज़िट किया था। आधा घंटा लेट में था, यानी 7 बजे टाइमिंग थी और मैं 7:30 गया था। तो उस वक्त 4 टीचर नहीं थे। मैंने उस वक्त वर्बली वार्न किया था, मैंने कहा कि मुझे आइंदा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और ये पहली और आखिरी वार्निंग समझी। खैर आज मैंने एक्सप्लेनेशन उनकी भेज दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि जिसको एहसास ज़िम्मेदारी है तो वो इन चीज़ों से नहीं घबराता, चाहे आप उसको वार्न करें, चाहे आप उसको मोटिवेट करें। अगर उसे पता है कि मैंने अपनी हलाल कमाई, हलाल खाना है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है। अदरवाइज़ इन चीज़ों से, कंट्रोल से, सख्ती से, नरमी से, मोटिवेशन से नेचर तब्दील नहीं होती। वक्ती तौर पे कुछ दिन के लिए हालात ज़रूर बदल जाते हैं। बहरहाल कोशिश करें, आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मैं ख़ुद कोई अच्छा नहीं हूँ, नेक या फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम, अल्लाह ताला ने अगर हमें एक बेहतरीन रोज़गार दिया है तो हमें उसको हलाल करके खाना चाहिए। 1 मिनट हमारा हमारे 1 मिनट लेट जाने से 30, 35, 40 या 50 बच्चों का टाइम ज़ाया होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करें 1 को 50 के साथ, तो समझ लें कि 500 मिनट आपने ज़ाया किए हैं। बहरहाल मैंने ज़ाया किए, आप में तो यकीनन सारे टाइम पे जाते होंगे। कोशिश किया करें। EST और ESC यानी जो जी
सर आज हमारी जो डेप्टी एजुकेशन है वो ऑफिसर, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग ली है, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, और उन्होंने कहा है कि 7:15 का टाइम है स्कूल का और 6:45 पे हर बंदा स्कूल के अंदर हो, आधा घंटा पहले। हाँ जी। और आज उन्होंने बहुत सख्त मीटिंग की है। मतलब और उन्हें पता है ना कि ये बात तो करेंगे तो टीचर टाइम पे आएंगे। अब मतलब ये है कि फीमेल साइड पे बहरहाल इश्यूज ज़्यादा होते हैं कन्वेंस वगैरह के, मेल साइड पे तो घर के अंदर ही स्कूल है। अब वो एक टीचर जो मेरा था, चलें बात हमारी चलें आखिरी बात में कर ले, तो उसका अपना एक प्राइवेट हाई स्कूल है। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा शफीक साहब आपके प्राइवेट स्कूल में अगर एक टीचर रोज़ाना 40-45 मिनट लेट आए, आप उसको स्कूल में रखेंगे? नहीं वो तो मेरी बेगम चलाती है। मैंने कहा आपकी बेगम चलाती है, ठीक है, सवाल का जवाब आप दें। कहते हैं सर बस वो आज वो हो गया। मैंने कहा भाई 15, मैंने उनको दिन गिन के दिखाए, मैंने कहा ये 15वां दिन आज बन रहा है वर्किंग डेज़ जो हमारे हैं, तो समझ लें कि 14 दिन पहले मैं आया था, आप लोग एबसेंट थे और आज फिर आप एबसेंट हैं। वो कहते हैं हम हैबिचुअल नहीं है। मैंने कहा मैं 100% कह सकता हूँ आप हैबिचुअल हैं। 15 दिन में मैं 2 दफ़ा आया हूँ, आप नहीं थे। खैर कोशिश करनी चाहिए हमें। EST 36 पीरियड पढ़ाएगा एक हफ़्ते में, जो मिडिल स्कूल का टीचर होता है 6ठी से 8वीं का। SST 9वीं 10वीं वाला टीचर जो होता है वो 33 पीरियड पढ़ाएगा। SS हायर सेकेंडरी स्कूल में होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। SS जो है ये 17 ग्रेड का होता है, 17वां स्केल होता है इसका। जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ये 18वें ग्रेड का होता है। ये 28 पीरियड पढ़ाएगा हफ्ते में। मैं SST था तो मेरे जो है वो एक दिन में 3 पीरियड होते थे, तो 6 ज़रब 3 कितने बनेंगे? 6 ज़रब 3, हाँ जी 6 3 18, मुझे 18 पीरियड ही मिलते थे। इसके अलावा जो है वो फ्री होते थे हम। बहरहाल वो चूँकि टीचर ज़्यादा हों तो फिर पीरियड्स कम हो जाते हैं। PET अब 18, इसके भी ये फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर होता है। PET EST की सीट होती है 15 ग्रेड की, तो इसके 18 पीरियड होंगे। एलिमेंट्री स्कूल के हेड के 18 हैं। डिप्टी हेड मास्टर, ये कुछ शहर के बड़े स्कूल हैं जैसे मॉडल स्कूल होते हैं, वहाँ पे एक पोस्ट होती है हेड मास्टर की, होते हैं डिप्टी हेड मास्टर की, ये 17 की पोस्ट होती है। इसके भी 18 पीरियड। हेड मास्टर हाई स्कूल का, सीनियर हेड मास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, इनके जो है टोटल 12 पीरियड होंगे। कितने? हफ्ते में 12 पीरियड। तो ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं। और लास्ट में है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये 10 होते हैं। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन में जो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था। NPSTs इनको सिंपली कहा जाता है। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुए थे। 10 हैं टोटल। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक नॉलेज ऑफ इस्लामिक एंड एथिकल वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, collaboration and partnership, continuous professional development and code of conduct। सर आवाज़ नहीं आ रही है। लास्ट वन है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। आवाज़ आ रही है जी? चले मैं इसको NPSTs आपसे यकीनन पूछा जाएगा। कौन खुशकिस्मत होगा जिसे ये आसान सवाल होगा अल्लाह जाने, लेकिन ज़रूर सवाल किया जाएगा। NPSTs में हर जो स्टैंडर्ड है इसके 3 लेवल होंगे। एक होता है नॉलेज, एक होता है यानी कग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, 3 इसके लेवल होंगे। एक नॉलेज को डील करेगा, एक वैल्यूज़ को डील करेगा और एक साइकोमोटर स्किल्स को। यानी टीचर को पता होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का, इसमें नॉलेज कौन सा है, इससे रिलेटेड वैल्यूज़ कौन सी हैं और इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह सारे जो जितने भी हैं जो 10 NPST इनको आप रटा लगा लें। ठीक है, अब इसमें तो नॉलेज हो गया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उस पर टीचर को कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको पता होना चाहिए कि मैं तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इसकी डेवलपमेंट लेवल इसका कौन सा है, इसकी मेंटल जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो किस लेवल की है, इसको किस पेस पे मैंने पढ़ाना है, ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एंड एथिकल वैल्यूज, सोशल लाइफ स्किल्स। तो टीचर को इस्लामिक एंड एथिकल सच बोलना, बड़ों का एहतराम, छोटों का ख्याल, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, इसार से इक्वालिटी और इक्विटी से पेश आना, ये इस्लामिक या एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, सोशल लाइफ स्किल्स हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, हेल्प करना, ये इन आ रही है? आपकी तो आ रही है जी आ रही है।
रीजॉइन कर लें आप, आपको शायद नेटवर्क इशू है। देन है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़, उसने अपने लेसन को, लेक्चर को कैसे प्लान करना है, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ उसने यूज़ करनी है, उसको पता होना चाहिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का, स्ट्रेटजीज़ का, ट्रिक्स का, टेक्निक्स का। तो उसके बाद असेसमेंट, वो कौन सी असेसमेंट करे, कैसे करेगा, मसलन जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, सबमेटिव है, किस तरह की असेसमेंट उसने कब करनी है। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट है, उसने क्लासरूम इन्वायरमेंट टीचर सेंटर रखना है, स्टूडेंट सेंटर रखना है, स्टूडेंट को एक्टिव रखना है, टीचर ने खुद एक्टिव रहना है, दोनों ने एट अ टाइम एक्टिव रहना है, किस तरह का होना चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल उसकी होनी चाहिए, और यही वो बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करे। देन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जितनी इंटरनेट है, टीवी है, कोई ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं, तो इनका इस्तेमाल उसे आना चाहिए। अगर उसको खुद आएगा तो वो बच्चों को नए मॉडर्न ट्रेंड्स टेक्निक से पढ़ाएगा। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, ठीक है, आप उसमें कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप से मुराद ये है कि अच्छे स्टूडेंट के साथ मिलके कोलैबोरेशन से, जैसे हमने 5 टीचिंग स्टाइल पढ़े थे, उसमें ये भी था लास्ट वन। तो टीचर को स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन के साथ चलना है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना है पार्टनरशिप में, स्कूल के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल बच्चों के पेरेंट्स के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। देन 9th नंबर पे है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उसको पता होना चाहिए कि मैं कुछ गलत करूँगा तो फिर इसकी ये सज़ा है भाई, कोड ऑफ कंडक्ट ये है इसका, मैं लेट आऊँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो एक तो होता है जब मैं एक दफ़ा ना 2010 में वो कंपटीशन हुआ था इंग्लिश ऐसे राइटिंग का, तो वहाँ पे 3 मज़मून थे। एक मज़मून था हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, दूसरा था एक करप्शन के बारे में, और एक था बेटर वे टू लर्न इंटरनेट एट बुक्स। तो वो पोल्यूशन में एक था एथिकल पोल्यूशन, मतलब मेरे लिए बिल्कुल एक नई टर्म थी कि यार ये अखलाकी पोल्यूशन भी हो सकती है। तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें थी कि करप्शन है, मुआशरे की जितनी भी जो हैं सोशल जो हैं इल्स, वो सारी उसमें थी। कोड ऑफ कंडक्ट में एक तो हमें पता है कि यार ये सज़ा मिलेगी, तो हम मुसलमान हैं। मैं अपने टीचर को अक्सर यही कहता हूँ कि अब नाजरा कुरान इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मेरे स्कूलों में वो टीचर कहते हैं कि सर जी अभी तो क्लासेस नहीं शुरू हुई, तो ये मसला है, वो मसला है। मैंने कहा आप यार अंग्रेज़ी तो उनको पढ़ा रहे हैं, मैथ आप उनको पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे आपकी क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, इसी तरह नाजरा भी एक लाजमी सब्जेक्ट है। सर वो वज़ू करना होता है, बच्चों ने ये वो फ़लाँ फ़लाँ, मकसद बात करने का कि जानबूझ के हम नहीं करते। तो कोड ऑफ कंडक्ट में एक एथिकल कंडक्ट भी आता है कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके जहन में ये बात होगी कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, चाहे कोई अफसर देख रहा है, हेड देख रहा है, नहीं देख रहा, तो वो फिर यकीनन उसका कंडक्ट सही होगा। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मुराद ये उसको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स, नए जो करिकुलम है, असेसमेंट टेक्निक्स हैं, उनसे उसने ख़ुद को क्या रखना चाहिए, अवेयर रखना होगा, अपडेट रखना हो। देन लास्ट पे है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड इन फॉरेन लैंग्वेज, तो उसको इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड हो ताकि वो इंग्लिश को एक सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर अच्छा पढ़ा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी का कोई सवाल, कोई बात पूछनी, बतानी, शेयर करनी हो तो मैं हाजिर हूँ जी।